हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो 50 मार्क्स का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आईसीडीएस सिलेबस का। और ज्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, लेकिन वो आपके समझ में आ जाएंगे क्योंकि मैं उसको हिंदी में भी जो है वो ट्रांसलेट करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोषण की फुल फॉर्म क्या है? पोषण की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन पीएम ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक, बी ऑप्शन है पीएम ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर नरिशमेंट, सी ऑप्शन है पीएम ओवर स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन और डी ऑप्शन है पीएम ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। पोषण की फुल फॉर्म आंसर देखते हैं। तो आंसर है डी ऑप्शन, पीएम ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ये पोषण की फुल फॉर्म है और हिंदी में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने पहले भी जो है वो वीडियो इससे रिलेटेड जो है वो बनाए हुए हैं। ओवरआर्चिंग का क्या मतलब है और होलिस्टिक का क्या मतलब है, ठीक है। तो पीएम ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट ये पोषण की फुल फॉर्म है। हिंदी में भी जो है वो मैंने वीडियो बनाया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई जो है वो कब शुरू हुई? 12 मई 2005, 12 अप्रैल 2005, 12 मार्च 2005 या 12 जून 2005? जेएसवाई योजना कब शुरू हुई? आंसर देखते हैं। तो जो जेएसवाई योजना है वो 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुई है, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, IYCF की फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट फुल फॉर्म क्या है? इन्फेंसी एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, बी ऑप्शन है इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन फीडिंग, सी ऑप्शन है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, डी ऑप्शन है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फूड। IYCF की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है इन्फेंसी एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, बी ऑप्शन है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, सी ऑप्शन है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, डी ऑप्शन है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फूड। तो आंसर देखते हैं। तो IYCF की फुल फॉर्म है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है इसका। पहले 1000 दिन में क्या शामिल नहीं है? फर्स्ट 1000 days डज नॉट इंक्लूड ए गर्भावस्था का काल, प्रेगनेंसी पीरियड, बी लैक्टेटिंग पीरियड या लैक्टेटिंग मदर, सी बर्थ से 2 साल, डी बर्थ से 3 साल। तो कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो 1000 डे में जो है वो आता नहीं है? गर्भावस्था काल, धात्री जब होती है 6 महीने तक का जो है दूध पिलाने वाली माताएं, बर्थ से लेके 2 साल का काल या बर्थ से लेके 3 साल का काल। आंसर देखते हैं। तो जो पहले 1000 दिन है उसमें 0 से यानी बर्थ से लेके 3 साल का टाइम नहीं आता। तो 1000 दिन में 270 दिन, 280 दिन है वैसे प्रेगनेंसी के जोड़े जाते हैं और जन्म से 2 साल तक का पीरियड जोड़ा जाता है 730 दिन। तो टोटल 1010 दिन बनते हैं, जो राउंड फिगर में जो है उसको 1000 दिन मान लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, चाइल्ड ग्रोथ फ्रॉम 1 to 2 years। तो बच्चे का जो वृद्धि होती है वो 1 साल में जितनी उसकी हाइट होती है उससे और 2 साल में कितनी वृद्धि हो जाती है। यानी 1 साल का बच्चा जो है वो जब वो 2 साल का होता है तो उसके जो हाइट में वो कितनी जो है वो वृद्धि होती है। 1 से 2 साल के बच्चों की ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि होती है? ए 24 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 से 2 वर्ष के बच्चों में कितनी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होती है? 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। आंसर देखते हैं। तो जो बच्चा है 1 से 2 साल का, उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, उसमें 12 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। आमतौर पे हम ये मान के चलते हैं कि जन्म के समय बच्चे का जो हाइट है वो 46 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो जो बच्चा 50 सेंटीमीटर का होगा वो लगभग 75 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर की वृद्धि जो है 24 से 25 सेंटीमीटर की वो 1 साल में होती है, जन्म से 1 साल के बीच में। उसके बाद जो वृद्धि है वो घट जाती है, वो फिर 1 से 2 साल के बच्चे की जो
हाइट है वो सिर्फ 12 सेंटीमीटर बढ़ती है, यानी 75 वाले की 87 हो जाएगी और 73 सेंटीमीटर वाले की 85 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम IFA टैबलेट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान है मिनिमम IFA टैबलेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायर्ड, तो जो कम से कम जो है आयरन और फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं गर्भावस्था के दौरान, वो कम से कम कितनी जो है वो एक गर्भवती महिला को खानी चाहिए। कम से कम 200 गोलियां, कम से कम 150 गोलियां, कम से कम 100 गोलियां, कम से कम 50 गोलियां। पूरे के पूरे जो प्रेगनेंसी का पीरियड है उस दौरान कितनी गोलियां कम से कम खानी चाहिए। तो आसान क्वेश्चन है। कम से कम जो है वो अधिक से अधिक तो कितनी भी खा सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको 100 गोलियां जो है वो गर्भावस्था काल के दौरान जो है वो खानी चाहिए प्रतिदिन एक। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, नॉर्मल IQ क्या है एक बच्चे का, कितना होता है एक बच्चे का नॉर्मल IQ। IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। ठीक है, तो 110 से 120, 90 से 110, 80 से 90 या 120 से ज्यादा। एक जो नॉर्मल बच्चे होते हैं तो उनका IQ कितना होता है, 110 से 120, 90 से 110, 80 से 90 या 120 से ज्यादा। तो आंसर देखते हैं। तो जो बच्चे का नॉर्मल IQ होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है। जो जीनियस होते हैं उनका IQ 140 से ज्यादा होता है। फिर है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी 2020 में जिसको जो है वो मंजूर किया गया है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब वो किस पैटर्न को फॉलो करेगी। 10 जमा 2 जमा 3, 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4, सी ऑप्शन है 5 जमा 4 जमा 3 जमा 3, डी ऑप्शन है 5 जमा 3 जमा 3 जमा 3। तो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किस पैटर्न को फॉलो करेगी, 10 जमा 2 जमा 3 या 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 या 5 जमा 4 जमा 3 जमा 3 या 5 जमा 3 जमा 3 जमा 3। तो आंसर देखते हैं। तो जो नई राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी है वो जो है वो 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 का पैटर्न फॉलो करेगी। इससे पहले हम जो है वो 10 जमा 2 जमा 3 का पैटर्न फॉलो करते थे, यानी कि 10th तक मैट्रिक, फिर उसके बाद +1 +2 और फिर उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन। अब जो है हम नया पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो 5 का मतलब है कि प्री नर्सरी के 3 साल, 3 से 6 साल और फर्स्ट और सेकंड क्लास, यानी टोटल 5 साल, यानी 8 साल तक बच्चा जो है 3 से 8 साल तक वो 5 साल लगाएगा। 3 से 8 साल में जो है वो प्री नर्सरी से लेकर और वो सेकंड क्लास तक का वो 5 साल जोड़ दिया गया है। फिर 8 से 11 साल तक जो है वो 3rd 4th 5th करेगा 3 साल तक। फिर उसके बाद जो है वो 11 से 14 साल में जो है वो 6th to 8th पढ़ेगा 3 साल, और फिर उसके बाद जो है वो 9th to 12th जो है फिर वो उसके बाद पढ़ेगा। ठीक है, 14 से 18 साल जो भी है, 11 से 14 फिर 14 से 18 साल। तो ये 5 जमा 3 जमा 3 और जमा 4 और फिर उसके बाद 4 साल की ग्रेजुएशन भी है। कई जगह इसको एक्सटेंड करके 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 जमा 4 भी बोलते हैं इस पैटर्न को। यानी कि अब जो शिक्षा है 10 जमा 2 जमा 3 जो है वो टोटल पहले 15 साल की स्कूली शिक्षा होती थी। अब उस शिक्षा को जो है वो बढ़ाकर अगर आप देखें, ठीक है, तो वो जो पीरियड है स्कूली शिक्षा सिर्फ 12 साल की होती थी, 10 जमा 2 जमा, ठीक है, 3 साल की उसमें ग्रेजुएशन जोड़ दी है। लेकिन अब अगर हम ध्यान दें तो 5 जमा 3 8, 8 और 7 15 साल की, तो सिर्फ 12 साल के बजाय अब 15 साल की स्कूली शिक्षा हो गई है। यानी कि जो 3 से 6 साल की स्कूली शिक्षा थी प्री स्कूल, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी 12 साल से बढ़कर जो है वो अब एजुकेशन जो है वो 15 साल की हो गई है स्कूल की। और ग्रेजुएशन के जो 3 साल है वो बढ़ के अब 4 साल हो गए, यानी टोटल जो है 19 साल की शिक्षा है ग्रेजुएशन तक। 3 साल से बच्चा जो है वो 19 साल तक पढ़ाई करेगा ग्रेजुएट होने के लिए। पहले वो 15 वर्ष की जो है वो पढ़ाई करता था 6 साल से ग्रेजुएट होने के लिए। 10 जमा 2 जमा 3 जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है वो लॉन्च हुई थी, तो जो पैटर्न हम 34 सालों से, सॉरी अब आंसर बता दिया मैंने आपको, तो ये लॉन्च कब हुआ था, 1985, 1986, 1987 या 1988। आंसर देख लेते हैं हम सीधा, क्योंकि मैंने 34 साल बता दिया आपको। तो ये जो एनपीई है जो आज भी लागू थी, 10 जमा 2 जमा 3 पैटर्न जो आज भी लागू है, वो 1986 में लॉन्च हुआ था राजीव गांधी के टाइम में। और वो पैटर्न 34 साल से आज भी फॉलो किया जा रहा था। आज जाके अब ये पॉलिसी जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी से इस पैटर्न को जो है वो चेंज करेंगे
और नए पैटर्न में हम जो है वो एंटर करेंगे, वो आएगा 5 + 3 + 3 + 4 + 4 हो जाएगा वो ना नया पैटर्न जो है। फिर हम ईसीसी के सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो टाइम है, उसमें भाषा का जो विकास है वो आधे आधे घंटे का जो हमने इसमें टेन्योर जो है वो टाइम टेबल में जो है वो फॉलो किया है। तो भाषा का विकास का टाइम क्या है, 11:15 से पौने 12 से 12:15, 12:15 से पौने 1 और पौने 1 से 1:15। तो भाषा के विकास का टाइम क्या है वो आपने जो है वो चूज करना है। तो जो भाषा का विकास है उसका टाइम है 12:15 से पौने 1 तक। अगला प्रश्न है, जो हमारा ईसीसी का टाइम टेबल है उसमें आखिरी विकास कौन सा है? भाषा का विकास, बी ऑप्शन शारीरिक विकास, सी ऑप्शन बौद्धिक विकास, डी ऑप्शन सामाजिक और भावनात्मक विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो आखिरी विकास है वो कौन सा है? आंसर देखते हैं। तो जो ईसीसी का टाइम टेबल है उसमें जो अंतिम विकास है वो है सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। पहला विकास अगर हम बात करें तो वो जो है वो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास। ईसीसी टाइम टेबल में रिवीजन का दिन कौन सा रखा गया है? सोमवार, बी बुधवार, सी शुक्रवार, डी शनिवार। ए मंडे, बी वेडनेसडे, सी फ्राइडे, डी सैटरडे। तो आंसर देखते हैं हम। तो जो रिवीजन का डे है वो ईसीसी टाइम टेबल में वो शनिवार का दिन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम की फुल फॉर्म क्या है? सैम और मैम के बारे में आपने बहुत पढ़ा है। तो मैम की फुल फॉर्म, एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है? मॉडरेट एज मेल नरिशमेंट, बी ऑप्शन मॉडरेट एक्यूट मेल नरिशमेंट, सी ऑप्शन मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, डी ऑप्शन सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन मॉडरेट एज मेल नरिशमेंट, बी ऑप्शन मॉडरेट एक्यूट मेल नरिशमेंट, सी ऑप्शन मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, डी ऑप्शन सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। आंसर देखते हैं। तो आंसर जो है इसका, मैम की जो फुल फॉर्म है वो है मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मैम की जो फुल फॉर्म है वो है मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो सैम की फुल फॉर्म है वो है सिवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। सैम और मैम, ये हमारा जो ILA मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 8, उसमें काफी क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, सैम और मैम। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ये सैम और मैम जो है ये किसका हिस्सा है? आप अगर मॉड्यूल नंबर 8 पढ़ेंगे ILA का तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सैम और मैम, ठीक है, सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। तो ये जो है सैम और मैम, ये किसका हिस्सा है? स्टंटिंग का यानी कि बौनेपन का, ठिगनेपन का, बी वेस्टिंग का यानी दुबलेपन का, सी अंडरवेट का यानी अल्प वजन का, डी ओवरवेट का यानी कि अति वजन का। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी का वजन होता है ओवरवेट। स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट या ओवरवेट। तो जो मैम और सैम है वो वेस्टिंग का, जो वास्टिंग बोलते हैं जिसको हम, उसका जो है पार्ट है दुबलापन। ठीक है, तो जो हल्का दुबलापन है उसको हम मैम बोलते हैं और जो गंभीर दुबलापन है उसको हम सैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर एक बच्चे का जन्म के समय उसकी ऊंचाई से ज्यादा, हम लंबाई की बात करते हैं, 46 सेंटीमीटर है, ठीक है, जन्म के समय, तो अगर उसका वजन कितने से कम होगा कि वो सैम में आएगा? सिवियर एक्यूट मेल नरिशमेंट का शिकार वो बच्चा कब माना जाएगा? वो बच्चा जिसकी जन्म के समय जो है लंबाई 46 सेंटीमीटर है। अगर उस बच्चे का वजन जन्म के समय 2 किलो से कम होगा, 2 किलो 200 ग्राम से कम होगा, 2 किलो 500 ग्राम से कम होगा या 3 किलो से कम होगा। अगर कोई बच्चा जिसका जन्म के समय लंबाई 46 सेंटीमीटर है तो वो सैम की कैटेगरी में कब आएगा? अगर उसका वजन कितने किलो से कम होगा? 2 किलो से कम होगा, 2 किलो 200 ग्राम से कम होगा, 2 किलो 500 ग्राम से कम होगा या 3 किलो से कम होगा। आंसर देखते हैं। तो अगर किसी बच्चे का वजन 2 किलो से कम होगा और उसकी हाइट जो है वो 46 सेंटीमीटर जो है
उसकी लंबाई होगी, तो वो फिर सैम की कैटेगरी में आएगा, 2 किलो से कम वाला बच्चा। ठीक है, अगर मान लीजिए उसकी हाइट बढ़ा देते हैं तो फिर हो सकता है कि वो 2.1 किलो का भी जो है वो सैम में आ जाए, ये डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया था ये। आपने माइलस्टोन जरूर याद रखने, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया आपको। माइलस्टोन का मतलब कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसका वजन, लंबाई कितना होता है। ठीक है, फिर उसकी जो है 1 साल में लंबाई और वजन कितना होता है, 2 साल में लंबाई और वजन कितना होता है, कब उसका जो लंबाई है वो दुगनी होती है, या मतलब उसका वजन दुगना होता है, 3 गुना कब होता है। ये कुछ माइलस्टोन्स हैं, वो जरूर आपने जो है वो याद रखने हैं। एनआरसी का जो है हिंदी में मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है हिंदी में? पोषण पुनर्वास केंद्र, बी पोषण राष्ट्रीय केंद्र, सी पोषण पुष्ट केंद्र, डी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। एनआरसी की हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? ए पोषण पुनर्वास केंद्र, बी पोषण राष्ट्रीय केंद्र, सी पोषण पुष्ट केंद्र, डी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। आंसर देखते हैं। तो एनआरसी की हिंदी में जो फुल फॉर्म है वो है पोषण पुनर्वास केंद्र। इंग्लिश में इसका मतलब है, एनआरसी की फुल फॉर्म इंग्लिश में है न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर को हिंदी में ही जो है वो पोषण पुनर्वास केंद्र कहा जाता है। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास, और सेंटर का मतलब केंद्र। एमएमआर जो है वो भारत की कितनी है? लगभग पिछले 2-1 सालों में जो है 122, ये 2016 का भी हम मान सकते हो। मतलब रिसेंट टाइम में जो ये 4 ऑप्शन है उसमें से एमएमआर आप भारत की कितनी होगी? मदर मोर्टेलिटी रेट 122, 183, 67 या 34। भारत की एमएमआर कितनी है? 122, 183, 67 या 34। आंसर देखते हैं। तो भारत की जो एमएमआर है वो 122 के लगभग है। अब तो घट के और भी 118 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो एमएमआर आपने याद रखना। हिमाचल की चाइल्ड सेक्स रेशियो कितनी है? बाल लिंग अनुपात। 3 चीजें हैं, एक तो लिंग अनुपात है जो पूरे पॉपुलेशन पे काउंट होता है, एक है चाइल्ड सेक्स रेशियो बाल लिंग अनुपात जो कि 6 साल की जनसंख्या पे काउंट होता है, 6 साल तक के लड़के और लड़कियों के उस पे, और एक होता है चाइल्ड सेक्स, एक होता है एसआरबी। ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ, वो 1 साल तक हम जो है वो काउंट करते हैं। पर मेनली जो है वो 2 ही डाटा देखा जाता है, सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 6 साल तक के बच्चे पे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो हिमाचल की चाइल्ड सेक्स रेशियो कितनी है? 972, 909, 919 या 943। चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश 972, 909, 919, 943। आंसर देखते हैं। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो हिमाचल की है 909, 909। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, 972 हिमाचल की सेक्स रेशियो है, ए ऑप्शन। 909 जो है वो हिमाचल की चाइल्ड सेक्स रेशियो है, 919 इंडिया की चाइल्ड सेक्स रेशियो है, और 943 इंडिया की सेक्स रेशियो है। तो ये चारों डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 972 जो है वो हिमाचल की सेक्स रेशियो, 909 हिमाचल की चाइल्ड सेक्स रेशियो, 919 ये इंडिया की चाइल्ड सेक्स रेशियो, और जो है 943 ये इंडिया की जो है वो सेक्स रेशियो। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, 2011 के अनुसार है ये 909, और 2001 में जो है वो इंडिया की जो सेक्स रेशियो थी, सॉरी जो हिमाचल की सेक्स रेशियो थी वो 968 थी, तो 4 बढ़ गई है, 972 हो गई है हिमाचल की सेक्स रेशियो। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो थी हिमाचल की वो 896 थी, क्या बोलते हैं 2001 में, और 2011 में वो बढ़कर 909 हो गई है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में 13 की इंप्रूवमेंट हुई है, और जो ओवरऑल सेक्स रेशियोज में 4 की इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों जो डाटा थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ लिटरेसी रेट और पॉपुलेशन डेंसिटी, एचपीजी के से रिलेटेड जो भी है वो। चाइल्ड लेबर जो है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, सॉरी यहाँ रेगुलेशन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो वो देख लेना आपने, एल आएगा यहाँ पर। तो चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो कब का है? 2011, 2007, 1986 या 1994। चाइल्ड लेबर बाल जो मजदूरी अधिनियम है उसको रोकथाम, और जो रेगुलेशन अधिनियम है बाल मजदूरी जो अधिनियम है वो कब का है? 2011, 2007, 1986, 1994। आंसर देखते हैं। तो जो बाल मजदूरी अधिनियम है वो 1986 का है। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1986 का है। फिर है जो विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई है ना, सीपीसी,
जो बाल संरक्षण जो कमेटी का जो गठन किया गया है ग्राम स्तर पर या पंचायत स्तर पर, तो उसका मेंबर सेक्रेटरी कौन है, सदस्य सचिव कौन है, मेंबर सेक्रेटरी ग्राम स्तर पर कौन है, पंचायत स्तर पर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई है, आंगनवाड़ी वर्कर, बी सुपरवाइजर, सी उप प्रधान, डी प्रधान। मेंबर सेक्रेटरी जो ग्राम स्तर पर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जो है, बाल संरक्षण कमेटी जो है वो पंचायत स्तर पर, उसका मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। सदस्य सचिव कौन है, आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर, उप प्रधान या प्रधान। आंसर देखते हैं। तो जो सुपरवाइजर है, ठीक है, यहाँ आंसर जो है वो गलत आ रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का जो मेंबर सेक्रेटरी है वो सुपरवाइजर है। यहाँ पे आंसर जो है वो उप प्रधान लिखा रहा है, पर उप प्रधान नहीं है मेंबर सेक्रेटरी, ये सुपरवाइजर है, ठीक है। ये आपने आंसर जो है वो गलत इस पे टाइप हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया इसलिए इस पे कोई विवाद नहीं है। मेंबर सेक्रेटरी जो है वो सुपरवाइजर है चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का पंचायत स्तर पे। एलएमसी का चेयरमैन कौन है, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, महिला मंडल चेयरमैन या ग्राम पंचायत का प्रधान। एलएमसी, ठीक है। एएलएमसी की फुल फॉर्म पता है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एएलएमसी का चेयरमैन कौन है, ग्राम पंचायत का उप प्रधान, वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत का, महिला मंडल चेयरमैन या उप प्रधान ग्राम पंचायत का। तो आंसर देखते हैं। तो जो वार्ड मेंबर है, वार्ड पंच, वो जो है एलएमसी का चेयरमैन है। फिर एलडीआर की फुल फॉर्म क्या है, लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीमित सीधी भर्ती, ए और बी दोनों या नन ऑफ दीज। एलडीआर की फुल फॉर्म क्या है, ए लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बी सीमित सीधी भर्ती, डी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दीज। आंसर देखते हैं। तो एलडीआर की फुल फॉर्म जो है वो लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंग्लिश में है, और हिंदी में जो है वो सीमित सीधी भर्ती कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण अधिनियम किस वर्ष का है, हिमाचल प्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण अधिनियम किस वर्ष का है। ए 1979, बी 2006, सी 1996, डी 1956। ए 1979 यानी 1979, बी 2006 यानी 2006, सी 1996, डी 1956। आंसर देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण अधिनियम जो है वो 1979 का है, 1979 का है, ठीक है। अगला प्रश्न, बालवाड़ी गुज्जर आश्रम का संचालन हिमाचल प्रदेश में कौन करता है। बालवाड़ी गुज्जर आश्रम का संचालन जो है वो हिमाचल प्रदेश में कौन करता है। ए एचपी स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड जो कि 1954 में गठित हुआ, एचपी स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य बाल जो वेलफेयर जिसको हम कहते हैं बाल कल्याण परिषद जो है, जो 1975 में गठित हुई, या हिमाचल प्रदेश कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो 2013 में बना, या आईसीडीएस जो 1975 में बना। तो हिमाचल प्रदेश में बालवाड़ी और गुज्जर आश्रम का जो संचालन है वो कौन करता है। एचपी स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड 1954, बी एचपी स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर 1975, एचपी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2013 और डी आईसीडीएस 1975। आंसर देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बालवाड़ी गुज्जर आश्रम जो है वो उसका संचालन जो है वो एचपी स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड 1954 का जो है वो करता है। एक चीज याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया एचपी स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप हिंदी में नहीं पढ़ सकते। जो आपको मैंने बुकलेट बताई है उसमें दोनों ही मीनिंग दिए हैं। जब भी आप कोई किताब पढ़ो ना तो इंग्लिश में भी पढ़ो और साथ ही साथ हिंदी में भी पढ़ो, क्योंकि कभी भी पेपर जब बनता है, खासतौर पे मैं हमीरपुर बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला का जो है उसके बारे में बता दूं आपको एक चीज। कुछ लोग जो बोलते हैं कि पेपर हिंदी में आएगा, कई बार क्या होता है जब बाइलिंगुअल पेपर आता है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जो कि आमतौर पे आना चाहिए दोनों ही लैंग्वेज में, आमतौर पे सभी पेपर जो है 99% वो दोनों ही लैंग्वेज में आते हैं। तो जब दो लैंग्वेज में पेपर आता है तो कभी कोई क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, तो क्या होता है कि उस स्थिति में जो है जो इंग्लिश वाला वर्जन होता है पेपर का, ठीक है, उसको सही माना जाता है। तो हमेशा जो है दोनों ही वर्जन में जो है वो आपने क्वेश्चन जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो एचपी स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड यानी समाज कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड 1954 का, तो वो जो है वो हिमाचल प्रदेश में बालवाड़ी गुज्जर आश्रम जो है वो संचालित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, वो किस वर्ष का है। बहुत सारे एनजीओ जो है वो उसके अंतर्गत जो है
जो है रजिस्टर्ड होते हैं। 1960 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है भारत सरकार का, 1860 का है, 1875 का है या 1975 का है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, एनजीओ बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं और ये जितने भी हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट चलाते हैं सीसीआई, वो भी कई सारे एनजीओ जो है वो इसी के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड होते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। तो 1960 का है, 1860 का है, 1875 का या 1975 का? आंसर देखते हैं। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये भी बुकलेट में क्वेश्चन है, ये 1860 का है, ये 1860 का है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, इसका कोई हिंदी वर्जन नहीं है, पंजीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्ट का मतलब अधिनियम है सम। ठीक है, कोई भी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है वो 1860 का है। कोई भी सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड करानी है तो वो इसी अधिनियम में 1860 के अधिनियम में जो है वो रजिस्टर्ड होती है। पहले फेज में जो है वो भारत में कितने वन स्टॉप सेंटर जो है वो शुरू किए गए थे? 1 अप्रैल 2015 को ये जो वन स्टॉप सेंटर योजना जो है वो शुरू की गई थी। तो पहले फेज में कितने जो है वो वन स्टॉप सेंटर पूरे देश में जो है वो शुरू किए गए थे? 120, 150, 180 या 200? 120, 150, 180 या 200? तो फर्स्ट फेज में जो है वो लगभग 150 वन स्टॉप सेंटर जो है पूरे देश में जो है वो शुरू किए गए थे, चालू किए गए थे। 2016-17 में हिमाचल का पहला वन स्टॉप सेंटर जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया था? 2016-17 के जो वित्त वर्ष है उसमें हिमाचल में पहला वन स्टॉप सेंटर कहाँ शुरू किया गया था? ए सोलन, बी शिमला, डी मंडी, सी चंबा? आंसर देखते हैं। तो 2016-17 में पहला वन स्टॉप सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले में जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, ये पहला वन स्टॉप सेंटर है हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो कौन सी स्कीम है? क्या ये केंद्र सरकार की स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, या ये राज्य सरकार की स्कीम है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, या ये एनजीओ की स्कीम है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो आंसर देखते हैं। जो पीएमवीवाई योजना है ये जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये केंद्र सरकार की स्कीम है। ठीक है, फिर है एचपी महिला विकास प्रोत्साहन योजना 2013 की है। तो इसमें जो पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है उसकी राशि कितनी है? हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना 2013, तो इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? ए 11,000, बी 21,000, सी 31,000, डी 51,000? हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना 2013 की है ये, इसमें पुरस्कार की राशि कितनी है? आंसर देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना जो है इसमें 21,000 की जो है वो प्रोत्साहन राशि है, 2013 की स्कीम है ये। फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज टू विक्टिम ऑफ रेप स्कीम, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज टू विक्टिम ऑफ रेप स्कीम, ये किस वर्ष की है? ए 2005, बी 2009, सी 2012, डी 2015? फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज टू विक्टिम ऑफ रेप स्कीम किस वर्ष की है? हिंदी में भी इसका मतलब है। ठीक है, बलात्कार पीड़ित की सहायता और समर्थन वाली स्कीम जो है वो किस वर्ष की है? तो ये 2012 की स्कीम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय पोषण अभियान में किस एज ग्रुप का जो है वो अनीमिया दूर करने के बारे में जो बात की गई है? किस एज ग्रुप की महिलाओं की? ठीक है, फीमेल्स की जो है वो अनीमिया दूर करने की बात की गई है। 15 से 45 वर्ष, 18 से 49 वर्ष, 15 से 49 वर्ष या 15 से 45 वर्ष? राष्ट्रीय पोषण अभियान में जो है वो किस आयु वर्ग की जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनकी जो है अनीमिया है उसको दूर करने की बात की गई है। तो आंसर है इसका, तो 15 से 49 वर्ष की जो किशोरियां और महिलाएं हैं उनके अनीमिया को दूर करने की बात की गई है राष्ट्रीय पोषण अभियान में। और प्रति वर्ष 3% जो है वो अनीमिया जो है वो कम करना है। जैसे बाकी जैसे स्टंटिंग है या वेस्टिंग है उसमें जो है वो 2% की कमी करनी है हर साल 2022 तक, लेकिन जो अनीमिया है उसमें 3% की, जो बाकी टारगेट्स 2-2% के हैं हर साल कम करने के, जो अनीमिया कम करने का टारगेट है वो हर साल 3% का है। एचपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, अभी हमने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा 1860 का। हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट किस वर्ष का है? 2005, 2006, 2007, 2008? ये बुकलेट का क्वेश्चन है। एचपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2005, 2006, 2007, 2008 किस वर्ष का? आंसर देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो 2006 का है। ठीक है, अगला प्रश्न,
प्रोटीन रिक्वायरमेंट आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल्स की 11 से 14 साल की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों की प्रोटीन आवश्यकता जो है प्रतिदिन कितनी है? 12 से 15 ग्राम, 18 से 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम या 10 से 15 ग्राम। 12 से 15 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है, 18 से 20 ग्राम, 20 से 25 या 10 से 15। तो जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं, एडोलसेंट गर्ल्स, उनकी जो प्रोटीन की जरूरत है प्रतिदिन की वो 18 से 20 ग्राम की है। गर्भवती और धात्री की भी इतनी ही है। अति कुपोषित बच्चों की 20 से 25 ग्राम है और 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो 12 से 15 ग्राम। आईसीडीएस प्रोजेक्ट्स टोटल कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? 75, 78, 85 या 90? टोटल आईसीडीएस प्रोजेक्ट्स जैसे पूरे देश में लगभग 7,075 या 76 के आसपास जो है वो टोटल जो है लगभग 7,000 प्लस हैं। 7100 से कम है, 7,000 से ज्यादा है। तो पूरे देश में जो है वो लगभग 7,000 प्रोजेक्ट्स हैं आईसीडीएस के, जहां जो सीडीपीओ जहां पे जो है वो बैठते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने आईसीडीएस प्रोजेक्ट्स हैं? ए 75, बी 78, सी 85, डी 90। आंसर देखते हैं। तो आईसीडीएस प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में 78 है। ठीक है। अगला प्रश्न, ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 21 मई, सी 21 अक्टूबर, डी 21 दिसंबर। ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 21 मई, सी 21 अक्टूबर, डी 21 दिसंबर। आंसर देखते हैं। आंसर है ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे जो है वो 21 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है हर वर्ष। क्लोरोक्वीन, बहुत सारा नाम सुना होगा आपने आजकल। कोरोना की जो बीमारी चली है उसमें क्लोरोक्वीन का नाम आया कि भारत ने बनाया, एक्सपोर्ट किया। आमतौर पे ये दवाई जो है ये किस बीमारी को ठीक करने के लिए जो है वो यूज की जाती थी क्लोरोक्वीन? ए कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी डाइसेंट्री दस्त। ठीक है, ए कोल्ड, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी डाइसेंट्री। तो क्लोरोक्वीन दवाई जो है वो मलेरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती थी। मलेरिया जैसे किसी को हो जाता तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती क्लोरोक्वीन। एचपी सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है? हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? ठीक है, ए सरवीन चौधरी, बी डॉक्टर राजीव सैजल, डी सी गोविंद ठाकुर, डी चौधरी सुखराम। ए सरवीन चौधरी, बी डॉक्टर राजीव सैजल, डी सी गोविंद ठाकुर, डी सुखराम। तो हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है वर्तमान में सरवीन चौधरी है, क्योंकि मंत्रालयों में बहुत ज्यादा फेरबदल हुआ। राजीव सैजल के पास अब हेल्थ मिनिस्ट्री चली गई है। गोविंद ठाकुर के पास जो पहले परिवहन और वन मंत्री थे, अब उनके पास वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्ट्री चली गई है। तो आपने बहुत जरूरी है ये जितने भी मंत्रालय बदले हैं ना, तो ये बहुत ध्यान से आपने याद रखना। अब ये बड़ी कंफ्यूजन की स्टेट है कि अगर मान लीजिए पेपर आपका पहले बन गया होगा तो वहां पे राजीव सैजल लिखा होगा, और पेपर अगर अभी बनना है तो फिर सरवीन चौधरी लिखा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ध्यान रखना है। इसमें कोई किसी के भी नंबर नहीं कटेंगे, दोनों के ही मार्क्स मिलेंगे, दोनों ही जो है सरवीन चौधरी और राजीव सैजल, अगर पेपर जैसा भी होगा। ठीक है, राजीव सैजल वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर हैं और गोविंद ठाकुर जो है एजुकेशन मिनिस्टर बन गया। सुखराम जो है वो ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आरटीआई एक्ट है ना, उसमें सूचना प्राप्त जो है वो देने का कितना टाइम होता है? कितना नॉर्मल अगर केस है तो कितने समय के भीतर, या किसी व्यक्ति ने अगर आरटीआई में आवेदन किया है तो उसको कितने समय के भीतर जो है वो सूचना जो है वो प्रदान की जाएगी? तो ए 30 दिन के अंदर, बी 48 घंटे के अंदर, सी 40 दिन के अंदर, डी 60 दिन के अंदर। ए 30 दिन के अंदर, बी 48 घंटे के अंदर, सी 40 दिन के अंदर, डी 60 दिन के अंदर। आंसर देखते हैं। नॉर्मल केस जो है ना उसमें 30 दिन के अंदर हमें सूचना देनी पड़ती है। अब ये 30 दिन कैसे कैलकुलेट होते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बाय पोस्ट भेजा 2 तारीख को, ठीक है, आपके पास 10 तारीख को वो चिट्ठी पहुंचती है, आप रिसीव उसको 10 तारीख को करते, तो 10 तारीख से ही वो 30 दिन कैलकुलेट होंगे, ना कि 2 तारीख से होंगे नॉर्मल केस में।
अगर किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, उस स्थिति में आपको 48 घंटे के अंदर सूचना जो है वो देनी पड़ती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीवन और मृत्यु का प्रश्न होना चाहिए वहां पर। और अगर कोई थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन मांगता है तो वहां पर जो है वो 40 दिन का टाइम दिया जाता है। पर आमतौर पे हम नॉर्मल केसेस में जो है वो 30 दिन मान के चलते हैं। 30 दिन कब से कब तक होते हैं? 30 दिन जब आपके पास कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी ने 2 तारीख को चिट्ठी लिखी और वो आपके पास 10 तारीख को पहुंच रही है, तो 10 तारीख से लेके और अगली 10 तारीख, तो आपको वो अगले 10 तक वो डिस्पैच करनी होती है। अब उसके पास हो सकता है वो 10 दिन बाद पहुंचे, 15 दिन बाद पहुंचे, लेकिन डेट 30 दिन जो है वो आपके पास पहुंचने और आपसे डिस्पैच होने की डेट है। ठीक है, अगला प्रश्न, आरटीआई एक्ट में जो है वो सबसे अधिक जो है वो जुर्माना कितना है? मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? 250 पर डे, 25,000 पर डे, 25,000 रुपए, ठीक है, या 50,000 रुपए? आंसर देखते हैं, फिर बात डिस्कस करते हैं। आरटीआई एक्ट में जो सब अधिकतम जो पेनल्टी है, अधिकतम जुर्माना वो है 25,000 रुपए। ठीक है, कम से कम तो उसको 250 रुपए की पेनल्टी जो है वो पर डे लगाते हैं, कम से कम। ठीक है, 250 रुपए तो जुर्माना है ही है। प्रतिदिन के हिसाब से जो है वो जो है सूचना जो आयुक्त है, राज्य सूचना आयुक्त या कोई भी जो है वो 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो है पेनल्टी लगा सकता है। 25,000 रुपए पर डे की कोई वो इसमें नहीं है, पर 250 रुपए प्रतिदिन लिखा है और मैक्सिमम जो है वो 25,000 से ज्यादा जो है इसमें जुर्माना नहीं लगाते। आरटीआई एक्ट 2005 का जो है सूचना का अधिकार अधिनियम। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। तो जो SC/ST जो है अत्याचार निवारण जो अधिनियम है वो कब का है? A 1986, B 1989, C 2005, D 2009, A 1986, B 1989, C 2005, D 2009। आंसर देखते हैं। तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है वो 1989 का है, 1989 का है। ठीक है, 79 को बोलते हैं, 89 को। सहयोग योजना 2008-9 में जो है हिमाचल में शुरू की गई थी, तो ये किसके लिए शुरू की गई थी? दिव्यांग, B BPL, C विडोज यानी कि विधवा, D 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए, A दिव्यांग, B BPL के लोगों के लिए, C विधवा महिलाओं के लिए, D जो है 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए। तो आंसर देखते हैं। तो सहयोग योजना जो है वो दिव्यांग लोगों के लिए जो है वो शुरू की गई थी 2008-9 में। अगला प्रश्न, यूनिसेफ कब एस्टेब्लिश हुआ था? A 1945, B 1946, C 1948, D 1950। आंसर देखते हैं। तो यूनिसेफ जो है वो 1946 में गठित हुआ था। इसका मुख्यालय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछते ही हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। रेड क्रॉस कब जो है वो गठित हुआ था? 1863, 1963, 1914 या 1939? आंसर देखते हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो 1863 में हुई और हर साल हम 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ठीक है, किसने रेड क्रॉस की स्थापना की है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल, जो WHO की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है, जैसे भारत में वैसे तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा माना जाता है कागजों में, लेकिन जो सबसे पावरफुल आदमी होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे पावरफुल पोस्ट है वो है डायरेक्टर जनरल की। तो वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? A डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम गैब्रेयेसस, ठीक है, गैब्रेयेसस, D डॉक्टर हैंक बेकेडैम, C डॉक्टर हर्षवर्धन, D डॉक्टर हिरोकी नाकातानी। ठीक है, A डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम गैब्रेयेसस, B डॉक्टर हैंक बेकेडैम, C डॉक्टर हर्षवर्धन, D डॉक्टर हिरोकी नाकातानी। तो आंसर है इसका A ऑप्शन, डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम गैब्रेयेसस। 2017 में जो है ये WHO के डायरेक्टर जनरल बने और ये अफ्रीका के इथियोपिया देश के हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के इथियोपिया देश के हैं। और जो भारत से जो चुने गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है, ठीक है, कार्यकारी परिषद जो कहते हैं जिसको, संचालन परिषद या कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसके WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके चेयरमैन जो है वो चुने गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, जबकि WHO के लगभग 190 से ज्यादा सदस्य हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है 2019 में लॉन्च हुई थी। तो ये किन लोगों के लिए लॉन्च हुई थी जिनकी मासिक आय कितने से कम होनी चाहिए? 20,000 रुपया मासिक से, जो 20,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं, जो 15,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं, जो 10,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं, जो 5,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है 2019 की, ये उन लोगों के लिए लागू हुई है जो 15,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए जो है वो है? तो ये 18 से 70 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 18 से 40 वर्ष या जन्म से लेके 50 वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये साल में सिर्फ 12 रुपए ही इसमें कटाने पड़ते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 330 रुपए है, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए साल के हैं। तो ये किस योजना के लिए है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें 12 रुपए साल के कटाने पड़ते हैं, 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना जो है वो किसके लिए है? एलपीजी कनेक्शन, बी इंडक्शन कुकर, सी लैपटॉप, डी लोन। इसमें हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना में क्या दिया जाता है? ए एलपीजी कनेक्शन, बी इंडक्शन कुकर, सी लैपटॉप, डी लोन। तो हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना में जो है वो एलपीजी कनेक्शन और चूल्हा जो है, गैस चूल्हा, वो प्रदान किया जाता है। जनधन योजना कब शुरू हुई? 28 अगस्त 2015, 28 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2015 और 15 अगस्त 2014। जनधन योजना कब शुरू हुई, कब स्टार्ट हुई? 28 अगस्त 2015, 28 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2014। तो जनधन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? मई 2014, मई 2015, मई 2016, मई 2017। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? मई 2014, मई 2015, मई 2016, मई 2017। तो अटल पेंशन योजना जो है वो मई 2015 में जो है वो शुरू हुई है। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना जो है वो 25 सितंबर 2018 को शुरू की गई है। तो 25 सितंबर को किसका जन्मदिन होता है? 25 सितंबर को किसके जन्मदिन पे आयुष्मान भारत योजना जो है वो शुरू की गई? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन होता है 25 सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन होता है 25 सितंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है 25 सितंबर को, या वीर सावरकर का जन्मदिन होता है? तो आंसर है इसका आयुष्मान भारत योजना जो 25 सितंबर 2018 को शुरू की गई, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पे शुरू की गई। धन्यवाद। ये 50 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, आईसीडीएस सिलेबस के। थैंक यू।